हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं लेके आई हूँ MPSC 008 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड, जिसके लिए मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके बोला है, इसलिए मैं पार्ट सेकंड लेके आ रही हूँ। जबकि इसके पार्ट वन पे कुछ खास व्यूज़ नहीं आए। आई होप इवनिंग तक आ जाएंगे, उम्मीद है। बाकी कुछ बच्चों ने जो है मुझे ये भी बोला है कि मैं MGP 011 का बनाऊं, तो ठीक है, मैं उसका भी अपलोड कर दूंगी। और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट में ये भी बताया है कि मैं MPSC 009 का भी वीडियो बनाऊं, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट दिखाते रहे, तो मैं जो भी आप कहेंगे वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो अब तक जो है ना हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। पार्ट वन में 5 ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये आंसर्स के साथ है और हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, क्योंकि 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मतलब PYQ एनालाइज करने के बाद मैं ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आई हूँ। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस के आगे जो है मैंने ईयर मेंशन कर दिया है कि ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किस किस ईयर में रिपीट हुआ है। ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि 2023 में आ गया हो, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा इसीलिए। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये दावा नहीं करती कि सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, बाकी ये एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट होता है। आज किसी ने कमेंट करके भी बोला कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था कल की वीडियो देखने की वजह से, तो उनको थैंक यू सो मच। चलो अब जो है उनका पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। जिस क्वेश्चन नंबर 6 से जिसको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखना है वो पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा। कमेंट में मैं लिंक डाल दूँगी, वरना मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हो आप। और इसके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड किए 2024 और 2023 के। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति क्या है? एवेल्युएट द रीजनल आइडेंटिटी इन पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन से अपना आंसर स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो भारत है वो बहुजातीय, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक वाला देश है। मतलब जो भारत है वो एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और बहुत सारी संस्कृति के लोग रहते हैं। इस वजह से जो है क्षेत्रीय अस्मिता मतलब कि रीजनल आइडेंटिटी जो है एक नॉर्मल सा पॉलिटिकल एक्सप्रेशन मतलब राजनीतिक अभिव्यक्ति बन चुका है। क्षेत्रीय अस्मिता राजनीति राज्य स्तर पर राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की मांगों से जुड़ा है। बेसिकली जो है क्षेत्रीय अस्मिता क्या होता है? क्षेत्रीय अस्मिता जो है ना ये अपने लिए राइट्स की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें पॉलिटिकल राइट्स, हमें पॉलिटिक्स में राइट्स चाहिए, हमें अच्छे खासा इकोनॉमिक्स राइट्स चाहिए, हमारे कल्चर को सेव करने के लिए राइट्स चाहिए और साथ में जो है हमें सोशली राइट्स भी चाहिए। वो जो है अलग अलग मांगों को मांगते रहते हैं अपने क्षेत्र के आधार पे, अपने भाषा के आधार पे, अपनी जाति के आधार पे। तो ये होता है क्षेत्रीय अस्मिता। In a multi-ethnic, multilingual and multicultural country like India, religion identity has become a natural political expression. क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मांग से जुड़ी है। वो क्या करते हैं? ये सारी जो है मांग करते हैं क्षेत्रीय अस्मिता में जो भी लोग विद्यमान होते हैं। Politics of religious identity at the state level is often linked with demands which is social, economic and cultural rights. ये जो है ना ये बार बार जो डिमांड करते रहते हैं, इससे क्या होता है जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना इंडिया में उसके ढांचे को चुनौती मिलती है। दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स समटाइम्स ऑल्सो चैलेंज द फेडरल सिस्टम इन इंडिया। तो ये जो था ना हमने नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन मतलब इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो अगर आपने लास्ट में कंक्लूजन और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन नहीं दिया तो आप अच्छे मार्क्स नहीं लोगे। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करना होता है। अभी जो है हमने क्षेत्रीय अस्मिता का थोड़ा सा मतलब बताया कि वो है क्या, इसके अंदर लोग क्या डिमांड करते हैं। अब जो है हम क्षेत्रीय अस्मिता का कारण बताएंगे कि जो रीजनल आइडेंटिटी है लोग उसकी डिमांड क्यों करते हैं, क्या इसका रीज़न है क्षेत्रीय अस्मिता का। भाषाई पहचान, सांस्कृतिक अलगाव और क्षेत्रीय आर्थिक पिछड़ापन इसके कारण है। मतलब जो लोग हैं वो बहुत सारे अलग अलग धर्म भाषा बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग संस्कृति है, संस्कृति के कारण जो है वो अलग गाँव फील करते हैं, मतलब अन्य लोगों से अलग फील करते हैं। और जो क्षेत्रीय आर्थिक पिछड़ापन है, जो लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो ये सारे रीजंस है कि वो लोग क्या करते हैं क्षेत्रीय अस्मिता की डिमांड करते हैं। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, कल्चर आइसोलेशन एंड रीजनल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड आर द मेजर कॉजेस।
राज्यों में क्या होता है, जो स्थानीय संसाधन है उन पर अधिकार की भावना से क्षेत्रीय अस्मिता जन्म लिए हैं। मतलब जो राज्य का जो भी संसाधन वगैरह है, बेसिकली रिसोर्सेज वगैरह है, उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं लोग, और इसी भावना को जो है क्षेत्रीय अस्मिता ने जन्म दिया है। अधिकार जताने की भावना जो है क्षेत्रीय अस्मिता में विद्यमान है। द सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर लोकल रिसोर्सेज इन स्टेट हैज़ ऑल्सो गिवन राइज टू रीजनल आइडेंटिटीज़। ये जो क्षेत्रीय अस्मिता है ना, इसमें जो क्षेत्रीय दल चल रहे हैं, हमारी जो लोकल पार्टीज़ है, इन लोगों का क्या इनरोलमेंट है, तो हम वो बताएंगे। क्षेत्रीय दलों की भूमिका, रोल ऑफ लोकल पार्टीज़, ठीक है, जो कि डीएमके है, टीडीपी है, बीजेपी है और शिवसेना है। ये जो है ना, क्षेत्रीय दल है जो कि क्षेत्रीय अस्मिता के आधार पर उभरे हुए, विच इज़ डीएमके, टीडीपी, बीजेपी एंड शिवसेना। रीजनल पार्टीज लाइक डीएमके, टीडीपी, बीजेपी, शिवसेना इमर्ज्ड बेस्ड ऑन रीजनल आइडेंटिटीज़। इन दलों ने क्या किया है, राज्यों की विशेष मांगों को केंद्र के सामने प्रस्तुत किया है। जो भी स्टेट की डिमांड्स होती है, स्पेसिफिक डिमांड अपने क्षेत्र को लेकर, तो उन सारी डिमांड्स को क्या करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ले जाते हैं। दिस पार्टीज ब्रॉट स्टेट स्पेसिफिक डिमांड्स प्रोमिनेंटली बिफोर द सेंटर। ये जो रीजनल ये है ना, रीजनल आइडेंटिटी है ना, इसके जो है ना, अब हम पॉजिटिव इम्पैक्ट बताएंगे कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि रीजनल आइडेंटिटी होता क्या है, उसके बारे में हमने 4 से 5 लाइन में बताया। फिर जो है रीजनल इम्पैक्ट आइडेंटिटी के रीजंस क्या है, क्यों रीजनल आइडेंटिटीज़ की डिमांड हो रही है, वो बताते हैं। फिर जो हमारी लोकल पार्टीज़ वगैरह है, क्योंकि चैप्टर ही पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो पॉलिटिक्स में लोकल पार्टी होती है, और लोकल पार्टी जो है ये क्षेत्रीय अस्मिता से कैसे जुड़ा हुआ है, ये बताएंगे, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड देन नाउ हम बताएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट की क्षेत्रीय अस्मिता, मतलब जो है उसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टेट पर। इसने केंद्र को राज्यों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देने को बाध्य किया। जो क्षेत्रीय अस्मिता है ना, वो क्या करते हैं, वो है ना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ना ये बार बार ध्यान दिलाते हैं कि स्टेट में भी पीपल्स है, और स्टेट को भी अलग अलग, स्टेट की अलग अलग डिमांड्स हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, तो उनकी ज़रूरतों पर, उनकी समस्याओं पर ध्यान दिलाया है। किसने, क्षेत्रीय अस्मिता ने। इट कंप्लीट द सेंटर टू पे मोर अटेंशन टू स्टेट लेवल इशू। जो राज्य की संस्कृति है और जो पहचान है, जो स्वभाव है, उनको इन सारी चीज़ों से, क्षेत्रीय अस्मिता से क्या हुआ है, प्रोटेक्शन मिला है। इट प्रोटेक्टेड द कल्चर, आइडेंटिटी, प्राइड ऑफ द स्टेट्स। अब जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर किसी चीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो पॉजिटिव तो होगा ही, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा ही, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब जो है हम ना इसके नेगेटिव पॉइंट बताएंगे कि ये ना अलगाववाद को और हिंसक आंदोलन को जन्म देता है। कौन, क्षेत्रीय अस्मिता, विच इज़ रीजनल आइडेंटिटी। लोग अपनी आइडेंटिटी पाने के लिए कई बार क्या करते हैं, आंदोलन कर देते हैं। वो आंदोलन हिंसक हो जाता है, जिसमें खून खराबा होता है और लाखों लोगों की जानें चल जाती है। अलगाव मतलब वो क्या कहते हैं कि उनको जो है अलग स्टेट चाहिए होता है। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी भाषा, बोली या संस्कृति के बिहाफ पे जो है अलग अलग स्टेट की डिमांड करने लग जाते हैं। जैसे कि आप ईस्ट साइड में देख सकते हो, या फिर आप पंजाब को देख सकते हो। वो लोग क्या कहते हैं, उनको जो है वो अलग स्टेट की डिमांड करते हैं। सेपरेटिज्म एंड वायलेंट मूवमेंट हैव आल्सो ऑकर्ड इन द नेम ऑफ रीजनल आइडेंटिटी। ये कभी कभी किसको, नेशनल यूनिटी को भी चुनौती देते हैं, क्योंकि अब सब लोग अपनी अपनी डिमांड्स को आगे रखेंगे, सबकी डिमांड्स एक साथ पूरी की जाएगी, तो क्या होगा, नेशन को, यूनिटी को जो है एक तरीके से चैलेंज ही मिलेगा। तो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं, ये जो है ना पॉइंट, आप पॉइंट में लिखिएगा ज़्यादातर आंसर, लेकिन हाँ इन लास्ट का जो कंक्लूजन है वो पैराग्राफ में लिख सकते हो, लेकिन अपने आंसर्स को जो मिडल पार्ट है उसको पॉइंट में ज़रूर लिखिएगा। हम जो है कंक्लूजन में बता सकते हैं कि ये जो क्षेत्रीय अस्मिता है, रीजनल आइडेंटिटी है, इसने क्या किया है, ये जो है ना भारत का लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का ना एक पार्ट बन गया, एसेंशियल पार्ट। पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन आइडेंटिटी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये जब तक ये संविधान की मर्यादा में है तब तक ये संघवाद को मजबूत करती है। संघवाद की मर्यादा मतलब जब तक ये संविधान का उल्लंघन नहीं कर रही है, जब तक ये कोई हिंसक आंदोलन नहीं कर रही है, जब तक ये शांतिपूर्ण भावना से, अहिंसक पूर्ण भावना से
लोगों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है, तब तक तो ये क्या करती है, फेडरलिज्म सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, मतलब मजबूत बनाती है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ध्यान जाता है कि स्टेट्स की ज़रूरतें क्या हैं। लेकिन जब ये उससे आगे बढ़ जाती है तो फिर ये क्या होता है, ये जो नेशनल यूनिटी है उसको खतरा देता है। परंतु जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए डिमांड्स हद से ज़्यादा बढ़ने के बाद क्या होगा, लड़ाइयाँ होगी, दंगे होंगे, हिंसा होगी, तो फिर क्या होगा, देश की यूनिटी को खतरा पहुंचेगा। हाउएवर इट्स एक्सेस में बी हार्मफुल टू नेशनल इंटीग्रिटी, क्योंकि किसी भी चीज़ की अतिशय क्या होता है, नुकसानदायक ही होता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो भारतीय राज्य है उसमें सामाजिक आंदोलनों की भूमिका क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल भी आई थिंक पढ़ा था, एनालाइज द रोल ऑफ स्पेशल मूवमेंट इन इंडियन स्टेट। तो मैं आपको इससे ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगी, थोड़ा सा समझा दूँगी शॉर्ट में। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2013, 15, 19 और 22 में भी इससे रिलेटेड और ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो है हम सामाजिक आंदोलन के बारे में इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि सामाजिक आंदोलन होता क्या है। सामाजिक आंदोलन क्या होता है कि बेसिकली जो जनता है ना, वो एक साथ मिलकर अपने हित के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए क्या करते हैं, अपनी डिमांड्स के लिए आंदोलन करते हैं। वो होता है सामाजिक आंदोलन। वो समाज के हित के लिए होता है, कोई अपने एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के हित के लिए वो आंदोलन नहीं करते, बल्कि पूरे समाज को लेके चलते हैं और पूरे समाज के लिए डिमांड करते हैं। सामाजिक आंदोलन भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, जो जन संघर्ष को स्वर देती है। मतलब जो सामाजिक आंदोलन होता है ना, सोशल मूवमेंट, वो सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है, भारत लोकतंत्र की आत्मा है। और यही जो है लोगों को क्या कहते हैं, पब्लिक को, स्ट्रगल्स को क्या कहते हैं, एक आवाज़ देता है, डेट गिव वॉइस टू पब्लिक स्ट्रगल्स। और ये जो आंदोलन है ये क्यों होते हैं, सामाजिक आंदोलन क्यों होते हैं, क्योंकि जो समाज में दलित है या वंचित समुदाय है या फिर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, वंचित लोग हैं, उन लोगों के अधिकार की बात करता है। सोशल जस्टिस, समान न्याय और नीतिगत परिवर्तन, मतलब नीतियाँ जो अभी तक बनी हुई है, जिन नीतियों के थ्रू इन लोगों का शोषण हो रहा, वंचित समुदाय का, इन नीतियों को बदलने की बात करती है और इनके हित में निर्णय लेने की बात करती है। उनके लिए सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी मांगती है। कौन? सोशल मूवमेंट। दिस मूवमेंट फाइट्स फॉर द राइट फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, सोशल जस्टिस एंड पॉलिसी चेंजेस। वो क्या कहते हैं कि हमें उनको जो है पॉलिसी चेंज करना चाहिए। अब जो है हम जो है सामाजिक आंदोलन जो इंडिया में हुए हैं उसके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे और प्रकार बताएंगे, ठीक है। जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड जो है हमारे भारत में कुछ सामाजिक आंदोलन हुए हैं, जैसे कि आप चिपका आंदोलन देख सकते हो, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। उस वक्त क्या होता है कि जो ठेकेदार और ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स जब पेड़ों की कटाई करने आते हैं, तो उत्तराखंड के चमोली गांव की जो महिलाएं है वो क्या करती है, वो पेड़ों से चिपक जाती है और पेड़ों को कटने नहीं देती। अब वो पेड़ों से चिपक कर एकदम हग करके बहुत तेज़ वाला रुक जाती है, इसलिए जो है इसको चिपको आंदोलन बोला गया। ऐसे ही जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, जो कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी को हटाकर उस पर जो है सरदार सरोवर बांध बनाया जाता है। लेकिन जो सरदार सरोवर बांध बनाया जाता है तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विस्थापन झेलना पड़ता है। विस्थापन देने के बाद जो है उनके पुनर्वास की स्थापना नहीं की जाती, उन्हें जो है कंपनसेशन वगैरह नहीं दिया जाता जो उन्हें मिलना चाहिए, ना उनके रहने का इंतजाम होता है। तो फिर जो मेधा पाटनेकर जी है, जो कि इस नर्मदा बचाओ का क्या करती है, नेतृत्व करती है, और फिर वो उन गरीबों के लिए जो है हक के लिए लड़ती है। तो ये जो कुछ है चिपको आंदोलन और नर्मदा आंदोलन, ये क्या है, ये पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन है। हमने अभी आपको बताया कि हम क्या पढ़ेंगे, आंदोलन के टाइप पढ़ेंगे और उदाहरण पढ़ेंगे। तो पहला तो हो गया पर्यावरण आंदोलन, दूसरा हो गया कि जाति के आधार पर जो आंदोलन हुए हैं, तीसरा जो है किसान आंदोलन, जाति के आधार पर जो है दलित आंदोलन जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने लिए इक्वल राइट्स मांगते हैं, रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। और आदिवासी आंदोलन जो है वो लोग क्या कहते हैं कि उनको जो है जंगलों को संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि वो जंगल जो है वो उनके पेरेंट्स के समान है और जंगल ही उनका घर है, तो वो जंगलों की रक्षा की बात करते हैं। ऐसे ही जो किसान आंदोलन है और महिलाएँ आंदोलन है, थर्ड टाइप, उसमें क्या होता है, वो आधुनिक भारत में जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है मॉडर्न इंडिया, क्योंकि किसान के बिना तो कोई भी देश चल ही नहीं सकता। वो जो है हम सबको अन्न प्रदान करते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट का आप एग्जांपल ले सकते हो कि अभी जो किसानों ने क्या आंदोलन किया था, MSP को लेके आंदोलन किया था। ऐसे ही अगर आप आज़ादी से पहले देखो तो जो किसान हैं वो किस लिए आंदोलन करते हैं, हैवी टैक्सेस के लिए, क्योंकि एक तो जो ज़मींदार है उनसे ज़बरदस्ती उनके खेतों पर क्या करवाते हैं,
कैश क्रॉप्स उगवाते हैं, मतलब नकदी फसल, ऐसी फसलें जिनकी जो है इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, और उन फसलों के उगाने के बाद जो है भूमि 3 से 4 साल बंजर हो जाती है। तो क्या हुआ, जब नकदी फसलें उगवाते थे वो लोग, तो खाने की फसलें नहीं उगाने के कारण अकाल पड़ गया। तब किसानों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि एक तो अकाल पड़ रहा है, उनसे ज़बरदस्ती खेती करवाई जा रही है, ऊपर से हैवी टैक्सेस लिए जाते थे। तो ये थे कुछ विद्रोह के एग्जाम्पल और कारण। अब जो है ये जो विद्रोह हो रहा है, इसका स्टेट पॉलिटिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम वो बताएंगे कि जो आंदोलन है वो चुनावी एजेंडे को प्रभावित करते हैं। मूवमेंट इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल एजेंडास, मतलब जब आप देखोगे कि जब भी वोटिंग का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो जो नेताएं वगैरह है वो उससे पहले जो भी आंदोलन हुए उसका एग्जांपल लेके वोट मांगते हैं। जैसे आप देखो, अगर वोट हुआ था अभी इस वक्त, तो उन्होंने क्या बोला कि जो ये बीजेपी है ये CAA NRC को फॉलो करना चाहती है, हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए तो हम ये सारी चीज़ें नहीं होने देंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल बताए मैंने, आपको हर्ट मत होना, कोई भी ऐसा पार्टी हो तो एग्जाम्पल बताती हूँ जो मेरे दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो चुनावी एजेंडा को इफ़ेक्ट करते हैं आंदोलन, है ना। जैसे MSP है, तो क्या हुआ, अभी इलेक्शन हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम गवर्नमेंट में आ गए तो हम जो है MSP लागू नहीं होने देंगे, हम किसानों को उनके अकॉर्डिंग कार्य करने देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, उसको टॉपिक एजेंडा बना लिया जाता है। इलेक्शंस में जो आंदोलनकारी नेताएं होते हैं वो राजनीतिक दल बना लेते हैं या फिर उसमें ही शामिल हो जाते हैं। दलों ने क्या किया, आंदोलन की मांगें की और घोषणा पत्र भी शामिल कर दिए। एक्टिविस्ट लीडर्स इधर जॉइन द फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, दलों ने क्या किया, आंदोलनों की मांगें की और अपना घोषणा पत्र प्रस्ताव किया। पार्टीज इनकॉर्पोरेटेड मूवमेंट डिमांड्स इन देयर मैनिफेस्टोस, तो इसका जो है, इसका सामाजिक आंदोलन का जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारे इस पे, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट पे या फिर हमारे पार्टी पॉलिटिक्स में। तो इसमें क्या हुआ कि जब सामाजिक आंदोलन होते हैं तो जनता उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जनता है उसकी भागीदारी सुनिश्चित होती है, लोग आगे आते हैं और क्या करते हैं, मतलब विद्रोह वगैरह करते हैं। तो इसमें जो है जनता की भागीदारी होती है, साथ ही साथ जो है डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र को जो है चेतना में वृद्धि होती है। मतलब डेमोक्रेसी जो है मरने नहीं देते लोग, जब समय समय पर आंदोलन करते हैं ना, तो डेमोक्रेसी ऑटोमेटिक जीवित रहती है। और क्या होता है, इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस, और क्या होता है, नीति और कानून में आमजन की आवाज़ शामिल होती है। मतलब जो नीति बनते हैं या जो कानून पहले से बने हुए हैं उसमें अगर चेंजेस की ज़रूरत फीलिंग होती है तो वो चेंजेस भी करे जाते हैं। लेकिन जो ये सामाजिक आंदोलन होते हैं इसकी जो है कुछ चुनौतियाँ वगैरह भी है, आपको फेस भी करना पड़ेगा, और जो है इसकी सीमाएँ, मतलब कुछ लिमिटेशंस भी है। राजनीतिक दल द्वारा जो है सह अपहरण और आंदोलन की दिशा भटक जाती है। आप देखते हो जब नेता लीडर्स वगैरह है, आप लोगों मतलब वोट जब मांगते हैं तो वो राजनीतिक किसी भी एक एजेंडा को लेके आपसे वोट मांगते हैं। फिर क्या होता है कि सिर्फ एक वो एजेंडा रह जाता है उनके दिमाग में, या फिर जिस स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड है वो एजेंडा, उनके दिमाग में भी वही रह जाता है। फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो नहीं बढ़ पाती है, अदर डेवलपमेंट की चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं लोग, ना ही लीडर। और जो नेतृत्व है और जो जनता के बीच में है वो संवादहीनता से आंदोलन कमज़ोर पड़ जाता है। मतलब जब वो जीत जाते हैं तो क्या होता है, जनता और लीडर के बीच में ज़्यादा संवाद तो होता नहीं, क्योंकि उनको जो है उनकी राजगद्दी मिल चुकी है। तो क्या होता है, आंदोलन कमज़ोर हो जाते हैं। लीक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लीडरशिप एंड मैस वीकनेस मूवमेंट्स, तो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन है वो राज्य राजनीति को जन केंद्रित करता है, मतलब लोगों को आपस में जोड़े रखता है। सोशल मूवमेंट हैव मेड स्टेट पॉलिटिक्स मोर पीपल सेंट्रिक, लोकतंत्र को जीवंत और उत्तरदायी बनाने में जो सामाजिक आंदोलन है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि समय समय पर जो है वो संविधान में चेंजेस वगैरह करता रहता है अकॉर्डिंग टू पीपल्स नीड, सोसाइटी नीड। देयर रोल इन क्रूशियल इन कीपिंग डेमोक्रेसी वाइब्रेंट एंड अकाउंटेबल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारत में जो राज्य राजनीति चल रही है उसका वैश्वीकरण पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसका हमें परीक्षण करना है। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2011, 14, 18 और 23 में आए हुए हैं।
हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, उसने क्या किया। उसने जो है राज्य की राजनीति को प्राथमिकता दी है और प्रशासनिक दृष्टिकोण को बदल दिया है। मतलब जो वैश्वीकरण है उसने पॉलिटिक्स को क्या दिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, प्रायोरिटी में रखा है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस है, जो हमारा दृष्टिकोण है राजनीति को देखने का, वो सारी चीज़ें जो है बदल दी है। किसने? वैश्वीकरण ने। ग्लोबलाइजेशन हैज़ चेंज्ड स्टेट्स प्रायोरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस। आर्थिक उदारीकरण के बाद जो राज्य है वो क्या करती है, सरकारों से प्रतिस्पर्धा ही करती है और निवेश नीति अपनाने लगती है। जब वो होता है ना लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, मतलब जब हम देखते हैं कि मनी में यहाँ पे वो होता है ना लड़ाई, तो फिर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगती है, कंपटीशन करने लगती है। वो नई नई विदेश नीतियाँ बनाने लग जाती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ बनाने लग जाती है। राज्य सरकारों की जो आर्थिक भूमिका में परिवर्तन होता है, मतलब जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनका आर्थिक रूप में क्या भूमिका में क्या डिफरेंस है वो हम बताएंगे। जैसे कि जो विशेष शेष है, सेज है, निवेश सम्मेलन है और टैक्स छूट है, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को जो है बढ़ावा मिलता है। किससे? वैश्वीकरण में। ग्लोबलाइजेशन में जो है सेज, इन्वेस्टमेंट समिट्स, टैक्स बेनिफिट्स को जो है प्रमोट किया जाता है। राज्यों ने निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की रणनीति अपनाई। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, जो स्टेट होता है ना वो प्राइवेट कंपनी को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ नई नई नीतियाँ बनाकर। इससे क्या होता है कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। राजनीति, प्रतिस्पर्धा और ब्रांडिंग। जो मुख्यमंत्री है वो अपने राज्य को ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। जो भी सीएम्स वगैरह होते हैं ना वो अपने स्टेट को बहुत अच्छा शो करने लगते हैं, ब्रांड की तरह शो करने लग जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गुजरात मॉडल, तमिलनाडु का जो औद्योगिकरण हुआ, ये सारे जो है ना ये एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल लाइक गुजरात मॉडल, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इमर्स्ड। अब जो है ना वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पैक्ट क्या पड़े हैं, सामाजिक और राजनीतिक क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। यहाँ पे आप पॉलिटिकल एंड सोशल लिख लेना, ठीक है। पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओके। तो क्या हुआ, इससे जो है असमानता, मतलब इनइक्वालिटीज़ बढ़ी, समाज में भूमि अधिग्रहण हुआ, लैंड एक्वाइजिशन हुआ और शहरी विस्थापन जैसी समस्याएं बढ़ी। मतलब लोगों में जो है धीरे धीरे इक्वालिटी बनने लगी। भूमि अधिग्रहण मतलब अदर स्टेट जो है भूमि के लिए लड़ने लगे और जो शहरी विस्थापन जैसी समस्याएँ हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। Issues like inequality, land acquisitions, urban displacement grew। मतलब जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ बढ़ने लगे हैं। जो श्रमिक वर्ग है ना, जो छोटे उद्योग है, उन लोगों पर जो है ना बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लग गया है। किसमें? वैश्वीकरण में। क्योंकि अब वैश्वीकरण में आप देखते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, औद्योगिकरण हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कम समय में कम लागत पर रेडी हो जाती है। तो अब जो हथकरघा उद्योग वाले हैं, जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई है, वो खतरे में आ चुके हैं। उन पर एक तरीके का प्रेशर सा आ गया है। प्रेशर इंक्रीज ऑन लेबर राइट्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। उनमें प्रेशर आ गया कि अगर वो अपने माल को कम कॉस्ट पर नहीं बेचेंगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि जो फैक्ट्री से माल बन रहे हैं वो कम कॉस्ट पे है, तो पीपल उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। इस पे जो है ना हमारा जो वैश्वीकरण है उसका संघवाद पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब जो हमारा फेडरल सिस्टम है, फेडरलिज्म, उस पर क्या पड़ रहा है। तो कुछ जो राज्य है वो तो आत्मनिर्भर हो गए, मतलब आप ट्रेड कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, आप न्यू पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो, तो क्या होगा कि आप तो इंडिपेंडेंट होगी, नो डाउट। लेकिन जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पे विषमता भी बढ़ी है। लेकिन जो बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है ना कि हर चीज़ें पर हर किसी पर सेम इम्पैक्ट पड़े। कुछ लोगों के लिए अच्छा हुआ, तो जो कुछ लोग थे ना वहाँ पे इनइक्वालिटीज बढ़ गई, है ना। सम स्टेट्स बिकम सेल्फ रिलायंट बट रीजनल डिस्पैरिटी ऑल्सो इंक्रीज। मतलब जो है क्षेत्रीय विषमता भी बढ़ गई। राज्य आत्मनिर्भर तो हुआ, लेकिन जो लोग हैं वहाँ के, उनकी डिमांड्स बढ़ गई, वहाँ की सारी चीज़ें अलग अलग होने लगी, डिस्पैरिटी आने लगी। केंद्र और राज्य जो है, मतलब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में नई नई रिलेशंस बनने लगे, थोड़ी जटिलता आने लगी, मतलब कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। न्यू कॉम्प्लेक्सिटीज इमर्ज इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। कंक्लूजन में हम बताएंगे कि जो वैश्वीकरण है उसने क्या किया, उसने राज्य की राजनीति को कॉम्पिटिटर बना दिया है और विनिवेशानुक बना दिया है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित कर दिया है।
इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बना दिया है। किसने? ग्लोबलाइजेशन ने। ग्लोबलाइजेशन मेड स्टेट्स पॉलिटिक कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन में ढकेल दिया है और ख़ुद को जो है इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बना दिया है। लेकिन जो सामाजिक न्याय है और समावेशी विकास है उसको चुनौती मिली है, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर समाज का वर्ग, हर समाज का हर तबका जो है उसकी पहुँच वहाँ तक हो। जब नई नई एमएनसी स्थापित होगी तो स्थापित जहाँ पे भी होगी वहाँ पे जंगलों की कटाई होगी, विस्थापन होगा। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों का विस्थापन होगा और फिर जो न्याय है वो नहीं रहेगा और जो लोगों के बीच में समावेशी भावना है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो समाज को जो है चुनौती मिलने लग जाएगी। बट चैलेंजेस ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रिमेन्स। राज्यों को राजनीतिक दृष्टि से संतुलन बनाना होगा। स्टेट्स मस्ट स्ट्राइक अ स्ट्रेटेजिक बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो भारत में जातीय राजनीति की प्रवृत्तियों के बारे में पूछा है। एग्जामिन द ट्रेंड्स ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। जो भारत में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रहा है उसके बारे में पूछा है। ये जो क्वेश्चन है 2022, 18, 15, 12 में रिपीट हुआ है। हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो भारत में जाति समाज चल रहा है वो आज से शुरू नहीं हुआ है, वो ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है। और जो भारत की राजनीति में जो जाति का प्रयोग करता जाता है ना, वो स्वतंत्रता के बाद तो है ही, स्वतंत्रता के पहले भी है और अब जो है स्वतंत्रता के बाद राजनीति लामबंदों में जो है जाति का प्रयोग किया जाता है। मतलब राजनीति में घुसने के लिए और सत्ता पाने के लिए जो है राजनीति एक टूल, मतलब जो जाति है उसको एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है। जाति के आधार पर जाति की डिमांड्स के लिए जो है नेता और जाति का प्रयोग करके जो है राजनीति में घुसते हैं। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है उसको एक साधन बना लिया है। किसको? जाति को। कि अब वो जो भी कर रहे हैं वो जाति के लिए कर रहे हैं और जाति के अगेंस्ट नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो वंचित जाति है उनको जो है राजनीतिक हिस्सेदारियों का अवसर प्रदान किया जाए। ये सारी जो डिमांड है ये किन की है? वो राजनेताओं की है जो जाति के बिहाफ पर जो है पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। द डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोवाइडेड मार्जिनलाइज्ड कास्ट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जो जाति राजनीति चल रहा है उसका जो है हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे कि जो जातीय राजनीति है ये कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ, आज से है या पहले से है। तो अब हम बताएंगे कि जो ब्रिटिश काल है उस समय से जातिगत जनगणना चल रही है और उसी ने जो है सामाजिक भेद को रूप दिया है। मतलब जब ब्रिटिशर्स वगैरह हम पे रूल कर रहे थे तो उस वक्त जो है क्या होता था, जाति के बिहाफ पे जो है सेंसस होता था, मतलब जनगणना होती थी, लोगों की काउंटिंग होती थी। और इसी तरह से क्या हुआ, लोगों में जो है सामाजिक भेद शुरू हो गया, सोशल डिवीज़न शुरू हो गया। कास्ट बेस्ड सेंसस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल डिवीजन्स। और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, जो संविधान है उसने समानता का अधिकार तो दिया लेकिन जातीय पहचान बनी रही। मतलब जब हम आज़ाद हो गए तो क्या हुआ, हम लोगों को इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस ये सब राइट तो मिला, लेकिन आज भी जो है हम जाति के नाम से पहचाने जाते हैं। जब भी कोई लड़का या लड़की विवाह करने जाते हैं तो उनके माँ बाप जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले वो टॉपिक ही स्टार्ट करते हैं कि आप किस जाति से, क्या आप हमारी जाति में शादी करेंगे। और आज भी हम देखते हैं कि जाति के नाम पर लोगों के साथ मारकाट किया जाता है, शादी विवाह रोक दिया जाता है, जो सारी चीज़ें गलत हैं। Post independence, the constitution ensured equalities, liberties, justice, but caste identities are still exist। अब जो है जो जातीय राजनीति चल रहा है उसके क्या क्या रूप है हम वो बताएंगे